आज हमारे साथ अतिथि के रूप में हैं डॉक्टर साधना शंकर मैम। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है एक ऐसे जॉब में जिसमें आप अपने पूरे पैरों पे खड़ी हो सकें। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपना बीकॉम ऑनर्स किया। एक्टिंग और स्टूडेंट एकेडमिक करियर, ये आप दोनों साथ लेकर कैसे चल पा रही थी? शूटिंग के लिए मसूरी गए। मसूरी में आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं दूरदर्शन पे एंकर भी थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक तरीके से मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर वर्क, स्पेशली इफ यूर मतलब जो कैनवस है ना, इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन एनी सिविल सर्विस। आई एम नॉट टॉकिंग सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में। आपकी आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऑफिसर के लिए बहुत अच्छा जी। वो लिखने का जो इंस्पिरेशन है वो आपकी अपनी जिज्ञासा ही होती है, ये मेरा मानना है। मेरा जो विचार है इसमें कि टेक्नोलॉजी का जो मार्च है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसको रोकना असंभव है। हम लोगों को उसके साथ जीना, उसको नेविगेट करना जिसे कहते हैं ना, कि कैसे अपना जीवन, उसमें हर रिश्ते में, हर तरीके, जीवन के हर पहलू में परिवर्तन लाना है। आपके पिता ने 1984 में घटित भोपाल गैस स्ट्रैटेजी की स्थिति को संभालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि ये इतना हीरोइक चीज़ थी, ये मुझे हम लोगों को कभी समझ नहीं आया। द रेलवे मैन आई है ना नेटफ्लिक्स पे जी, उसमें वो उनका एक्नॉलेजमेंट वीडियो। मेरा इन सवालों से थोड़ा सा झगड़ा है क्योंकि आप कभी किसी पुरुष से नहीं पूछोगे कि पुरुष का योगदान सिविल सर्विस में क्या है। विमेन इन सिविल सर्विस आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मेन इन सिविल सर्विस। ये परफेक्शन का बैगेज क्यों है? डू द बेस्ट दैट यू कैन एंड मैनेज योर टाइम। मैं तो देखती हूँ बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट इज लाइक शोन एज अ प्रोफेशन। ये कोई प्रोफेशन है? कोई प्रोफेशन नहीं है। यू नो, प्लान भी रखना बहुत जरूरी है। सिंसियर टॉक्स की ओर से आप सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं हूं उन्नति और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे 5वें पॉडकास्ट में, जो कि ब्यूरोक्रेट्स के सेगमेंट का दूसरा पॉडकास्ट रहने वाला है। हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तित्वों को आप तक लेकर आ पाएं, उनके विचार, उनकी कहानियां आप तक लेकर आ पाएं, ताकि आप उनसे प्रेरित हो सकें, उनसे मार्गदर्शन ले सकें और अपने कार्य क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। आज एक बार फिर आप सुनेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिन्हें सुनकर निश्चित ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आज बातें होंगी भारत सरकार की कई मंत्रालयों के बारे में, पुस्तकों के बारे में, ब्लॉग्स, एक्टिंग, इन तमाम क्षेत्रों के बारे में। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में हैं डॉक्टर साधना शंकर मैम। मैम, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और आज आप हमारे बीच में हैं। नहीं, मैं आप लोगों के साथ बात करके बहुत खुश हूँ, क्योंकि यंगस्टर्स के साथ बात करने में अच्छा लगता है। जी, थैंक यू वेरी मच। आपके बारे में यदि मैं हमारे दर्शकों को बताऊं तो संक्षिप्त में परिचय देना थोड़ा सा कठिन होगा। कारण स्पष्ट है, आपने कई कार्यक्षेत्रों में आप शामिल रहीं और जहां पर भी आपने समय दिया आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया। मगर फिर भी एक प्रयास। आप 1987 बैच की IRS अधिकारी रही हैं और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के पद से सेवानिवृत्त हुई। वर्तमान में आप नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के सदस्य हैं, विच इज NCDRC। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आप कार्यरत रह चुकी हैं, जैसे सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, होम अफेयर्स, ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, सिविल एविएशन, एडवाइजर इन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। किताबें लिखने में आप खास रुचि रखती हैं। आपकी पहली पुस्तक एलन वसेलन असीरियन जर्नी रही है, जिसे आपने 2006 में लिखा। इसके बीच आपने कई पुस्तकें लिखी और 2018 में आई असेंडेंस, जो कि एक साइंस फिक्शन है और हिंदी में इसका अनुवाद आरोहण के नाम से हुआ। आप एक ब्लॉगर भी हैं और महीने में लगभग 3 से 4 बार अपनी ब्लॉगिंग साइट द माइंड प्रिज्म में आप अपने विचार अलग अलग विषय पर प्रस्तुत करती हैं। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबार जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द साउथ एशियन टाइम्स, इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में आप योगदान दे चुकी हैं। एक IRS अधिकारी, ऑथर, ब्लॉगर होने के साथ साथ आप एक कलाकार भी हैं। दूरदर्शन में आपने एक्टर के तौर पर काम किया और आपने कई टीवी ड्रामा जैसे आषाढ़ का एक दिन, बैसाखी, खामोशी इत्यादि में आपने अहम किरदारों की भूमिका निभाई। आज के पॉडकास्ट में हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके बारे में, आपकी मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के बारे में और करीब से जान सकें।
इफ यू अलाउ कैन वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस? श्योर श्योर। जी मैम, शुरुआत करेंगे आपके आपके बचपन के साथ। आपके परवरिश कैसी रही, आपकी शिक्षा कैसी थी? मैं एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुई। मेरे फादर रेलवेज़ में थे, मेरी मदर शुरुआत में होम मेकर थी। फिर हम लोग जब शायद स्कूल जाने लगे तब वो लेखिका हिंदी में लिखती थी, और उन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग जैसे पुराने मैगज़ीन्स, आप लोग बहुत यंग हो लेकिन एक ज़माने में वो बहुत फेमस थे, उनमें एक सह एडिटर के रूप में काम किया था। हम लोग यूँ तो एक साधारण मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन अब जो मुझे समझ में आता है कि जो मेरे पेरेंट्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हम लोगों की लाइफ में रहा कि हम लोग सिर्फ 2 बहनें थीं, और मुझे नहीं याद कि कभी जब हम लोग बड़े हुए या कोई भी चीज़ ऐसी थी जो हमसे कहा गया कि तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम लड़कियां हो। और जो हमारी पूरी परवरिश थी मेरी और मेरी बहन की, वो ये थी कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, नौकरी करना है। जैसे अमूमन एटलीस्ट हमारी जनरेशन में परिवारों में लड़कियों को प्रिपेयर करा जाता था कि आपकी शादी होगी, आपको ये आना चाहिए, वो एक बड़ी ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से। लेकिन वो मुझे कोई याद नहीं है ऐसी। मुझे हमेशा से याद है, स्पेशली हमारी मदर का हमेशा ये कहना था कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है एक ऐसे जॉब में जिस पे आप अपने पूरे पैरों पे खड़ी हो सकें। तो आई थिंक वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक चीज़ थी हमारे बचपन और हमारे परवरिश में, जो इसका एक्चुअल रियलाइजेशन मुझे बाद में हुआ, जब हम लोग बाद में पलट के अपनी ज़िंदगी देखते हैं। अब मैं 60 साल की हूँ, जब मैं पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स उस ज़माने में एक तरीके से यूनिक थे, कि उन्होंने अपनी बेटियों को इस तरह पढ़ाया लिखाया। मैंने कामुल कॉन्वेंट दिल्ली, मैं बेसिकली दिल्ली में पली बढ़ी हूँ। मैं वैसे यूपी को बिलोंग करती हूँ, लेकिन कहने को आई एम अ दिल्ली गर्ल। तो मेरी स्कूलिंग प्राइमरीली कामुल कॉन्वेंट में हुई दिल्ली में। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपना बीकॉम ऑनर्स किया। और जब मैं एलएलबी में एनरोल्ड थी तब मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं 154th आई थी अपने लॉन्ग बैक 1986 एग्ज़ाम में। और उसके बाद एक सिविल सर्विस का करियर चालू रहा। लेकिन जैसे आपने मेंशन किया, आप कुछ पूछना चाह रही हो कि मैं अभी कंटिन्यू करूं? नहीं, आप कंटिन्यू करेंगे। कि आपने मेंशन किया अपने इंट्रोडक्शन में कि मैंने दूरदर्शन वगैरह पे काफ़ी काम किया है। तो ये सारा जो मेरा एक्टिंग करियर था, एंकरिंग था, ये सब मेरा कॉलेज और पोस्ट कॉलेज का टाइम की बातें हैं। वहाँ भी मैं अपने पेरेंट्स को बहुत एक तरह से श्रेय दूंगी कि जब मुझे आषाढ़ का एक दिन ऑफ़र हुआ, ये मोहन राकेश का बहुत प्रसिद्ध नाटक है, और कि उसमें मेन लीड के लिए, मुझे नहीं लगता था कि मेरे पेरेंट्स कभी अग्री करेंगे। तो मैं एनीवे आई और घर पे बताया, एंड मेरे पेरेंट्स ने कहा ठीक है करो। मेरी और मेरी बहन भी इकोनॉमिक सर्विस से रिटायर हुई, मेंबर कंपटीशन कमीशन से। तो हम लोगों ने दोनों ने एक सरकारी करियर तो किया, लेकिन आई थिंक आई ऑलवेज से दैट माई पेरेंट्स वर अहेड ऑफ देयर टाइम्स जी। एंड बहुत सपोर्टिव रहे, और उनकी सोच बहुत बड़ी थी, मैं ये कहना चाहूँगी। तो दूरदर्शन और एक्टिंग और एंकरिंग का समय मेरा वो रहा। उसके बाद ऑफ कोर्स नौकरी में आने के बाद ये जो मीडिया का करियर होता है या शौक होता है, हॉबी होती है, उसके लिए आपको बहुत समय चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट रेगुलर टाइमिंग। फिर वो नौकरी के बाद थोड़ा छूट गया एक तरीके से, और उसमें फिर मेरा राइटिंग करियर कैसे जुड़ा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब आपके अगले प्रश्न के बाद। बिल्कुल। यस। जब आप एक्टिंग के क्षेत्र में थी तब आप स्टूडेंट भी थी। हाँ। तो एक्टिंग और स्टूडेंट एकेडमिक करियर, ये आप दोनों साथ लेकर कैसे चल पा रही थी? मतलब एक्टिंग जो थी मेरा हॉबी का पार्ट था। मतलब क्योंकि हमारे मन में ये इंस्टिल था कि आपको कुछ करना है, और एक्टिंग वगैरह उस समय भी ये मेरे मन में कभी नहीं था कि ये मेरा रेगुलर करियर होगा, कि इसको मैं एक करियर के तौर पे लूँगी। तो
पता नहीं क्यों बचपन से मेरे मन में था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। हाँ, एक एम थी, एक गोल था। शायद हमारे परिवार में बहुत लोग सिविल सर्विस में हैं, तो वो एक तरीके से एक प्रेफर्ड जॉब करियर जी। जॉब था। सो मन में ये बहुत क्लियर था कि पढ़ाई करनी है और जो शौक़ है। अब मैंने तो ये रियलाइज़ किया कि जब आप स्टूडेंट होते हैं, आपके कुछ अगर शौक़ होते हैं किसी और तरीके के, तो अपने घर से उनके लिए सपोर्ट पाना सबसे आसान है जब आप एकेडमिकली ठीक-ठाक करते रहिए। अगर आपके एकेडमिक्स सफ़र करेंगे तो आपको प्रेशर आएगा कि ये छोड़ो, पढ़ाई में लगो। सो एक तरीके से अपने आप एकेडमिक्स को हमेशा ज़ोर दिया और इसको एक साइड में एक हॉबी की तरह चलाती रही मैं कि दोनों चीज़ें चलती रहें और एकेडमिक सफ़र नहीं करें। जी, बिल्कुल। बचपन की या फिर आपकी एक्टिंग के क्षेत्र की कोई खास याद? हाँ, एक्टिंग एक्चुअली ओके। आषाढ़ का एक दिन मैं जब तक 2 लाइन में आपको उसका वो नहीं बताऊँगी तो आप नहीं समझेंगी हम मसूरी क्यों गए। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की कल्पना है कि कालिदास की सारी जो कविताएँ जो कृतियाँ हैं, उनमें सेपरेशन है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, उसमें जो 2 लवर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से दूर रहते बिछड़ हैं, रहे हैं। बिछड़े हुए जी, रहते हैं। जी। सो उनकी कल्पना थी कि कालिदास की जीवन में कोई रहा होगा जो वो पीछे छूट गया जब वो उज्जैन के राजभवन में आया, और इसलिए वो अभिव्यक्ति उनके लेखन में आई। तो आषाढ़ का एक दिन उस कैरेक्टर की कहानी, उस काल्पनिक कैरेक्टर की कहानी है जो कालिदास के जीवन में रही होगी, मल्लिका नाम से। तो क्योंकि कालिदास की कृतियों में पहाड़ों का बहुत वर्णन है, अगर आप को थोड़ा सा ज्ञान हो इसका, तो हम लोग उसकी शूटिंग के लिए मसूरी गए। तो मसूरी में आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। सो हम लोगों को उस शूटिंग के लिए हम लोग अलग रह रहे थे, वहाँ रह नहीं रहे थे। तो घोड़ा चाहिए था शूटिंग के लिए कि कालिदास जब राजभवन से आता है तो घोड़े पे आता है। तो जो हमारी निर्देशिका थी उन्होंने कहा कि चलो आज हम वहाँ जा रहे हैं एकेडमी, घोड़े तब उस ज़माने में एकेडमी में हॉर्स राइडिंग होती थी कि तो हम लोग घोड़ा हायर करेंगे। और तब मैंने उनसे कहा था कि मैं एकेडमी ऐसे नहीं जाऊँगी, मैं एकेडमी जाऊँगी ऑफिसर बन के जाऊँगी, एंड जो भी है ज़िंदगी ने मेरा बहुत साथ दिया और मैं एक्चुअली वहाँ एक ऑफिसर बन के गई। तो ये मेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग याद है अपने एक्टिंग करियर के बारे में। बेशक। चूँकि अभी हम मसूरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगला सवाल उसी दिशा में। यूपीएससी सीएसई परीक्षा देना और आईआरएस में चयनित होना, ये सफ़र कैसा था? जब मैं यूपीएससी दे रही थी तब मैं लॉ में पढ़ रही थी, हाँ, एलएलबी कर रही थी, और मैं दूरदर्शन पे एंकर भी थी। एंकर आप यंग हैं, लेकिन हो सकता है कोई जो ये पॉडकास्ट देखे थोड़ा उम्र दराज हो तो उन्हें याद होगा कि एक ज़माने में सिर्फ दूरदर्शन होता था, और वो जो एक फुल टाइम 24/7 टीवी नहीं था उस ज़माने में, तो सिर्फ कुछ समय के लिए शाम के 7 बजे, आई थिंक 4 या 5 बजे से रात के 12 बजे तक टेलीविज़न का रिले होता था। तो एंकर्स होते थे हम लोग, कि अब अगला कार्यक्रम क्या होगा, उस तरह से। तो पूरी हम लोगों की ड्यूटी जो थी बंधित होती थी कि या 5 से 10 या 10 से 12 इस तरह से। तो मैं ये भी उस दौरान कर रही थी एंकरिंग। तो मुझे जो याद है अपनी यूपीएससी के पढ़ाई का, बहुत सारा टाइम मैंने दूरदर्शन के मेकअप रूम में अपनी पढ़ाई की है, क्योंकि हम लोग वेट करते थे अब अगला हमारा कब जाना है कैमरे के सामने। तो आधी मेरी पढ़ाई उस दौरान दूरदर्शन के मेकअप रूम्स में हुई। और हाँ, मैंने उस ज़माने में भी कोचिंग ली। अगर आप कोचिंग के बारे में ज़िक्र करना चाहेंगे तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट उस ज़माने में मैंने कोचिंग की। और जो मैंने सीखा, अब यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत फ़र्क है कि हमारे ज़माने में तब भी अ लॉट ऑफ मेहनत एंड लगन आपको एक बेटर चांस देती थी एग्ज़ाम में क्लियर होने का। आप रियली लग के मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और वो करिए तो आपका एक बेटर चांस हो जाता था। अभी बहुत बदल गया है सिनेरियो। सो मैंने
एक्चुअली अपना सेकेंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन उस ज़माने में आईएएस होता था. मुझे नहीं मालूम था कि यू नो I'll end up marrying a foreign service officer. Otherwise, I would opted for the foreign service, you know. But the IAS था और मेरी सेकेंड ऑप्शन पुलिस थी. जी. ठीक है. क्योंकि मुझे वो वर्दी और वो सब बहुत अच्छा लगता था. तो जब मेरा रिज़ल्ट आया और मेरा रैंक 154 था, तो मेरे फादर तब कैलकाटा में थे, मैं हॉस्टल में रहती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में. तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा, अब वो रेलवेज़ में थे, तो उनके मन में, उन्होंने कभी, जब मैंने भरी सर्विस चॉइस वगैरह, कभी उनके मन में डाउट ही नहीं रहा कि फ़र्स्ट ऑप्शन मेरा आईएएस होगा और सेकंड रेलवेज़ होगा. ओके. लेकिन मैंने रेलवे बहुत नीचे दी थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं काम करना है जिसमें मेरे फादर बहुत लेजेंडरी आदमी रहे हैं. मुझे उन अलग विभाग में काम करना था. तो मैंने पुलिस ऑप्शन दिया था. तो आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने मुझे कैलकाटा से फ़ोन किया और कहा कि तो तुम्हारा सेकंड ऑप्शन तो रेलवे होगा. मैंने कहा नहीं, इट्स पुलिस. तो वो उस दिन मतलब अगले दिन वो आए और बोले कि अच्छा, उस ज़माने में आप 10 दिन में अपना ऑप्शन बदल सकते थे. अब जैसे आप सिविल सर्विस में ऑप्शन नहीं बदल सकते. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये बदलना है. मैंने कहा नहीं बदलूँगी. सो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ कुछ ऑफिसर्स से मिलवाता हूँ, डिफरेंट सर्विसेज की लेडी ऑफिसर्स से. ओके. फिर उन्होंने मुझे मिलवाया किसी पुलिस, आई पुलिस वाले, इनकम टैक्स, रेलवे. ही सेज तुम पूछो, तुम डिसाइड करो, लेकिन मेरा मत है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो है वो पुलिस में खुश नहीं रहेगा. उनका उस ज़माने में मत था. और फिर वो मेरे पिताजी थे, तो उनकी बात अल्टीमेटली माननी थी. तो मैंने फिर, वो कहते रहे मुझसे रेलवेज़ लो, लेकिन मैंने चेंज करके IRS भरी और IRS ज्वाइन की. सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ माई फाइनली ज्वाइनिंग द IRS इंस्टेड ऑफ द पुलिस. जी. आपने जैसा कि कहा कि आपके परिवार में कई ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कोई एक व्यक्ति ऐसा रहा जिसने आपको इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया? सर्विस वाला कोई नहीं. इस क्षेत्र में आने के लिए मुझे मेरी मदर ने प्रेरित किया, क्योंकि वो ये कहती थी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है. एंड उनके हिसाब से उस ज़माने में भी सिविल सर्विस का ओहदा अच्छा था, पे ठीक ठाक थी, अच्छी लाइफ रहती है, आपका करियर भी, मतलब उन्होंने हमेशा ये कहा कि भाई अगर तुम सोच रहे हो, टीचर भी बन सकते हो, डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो. लेकिन जो मुझे याद है कि उनका एक तरह से नज रहा हमेशा कि सिविल सर्विस के बारे में सोचो सोचो सोचो. और अगल बगल जब आप इधर जाते हैं, मौसी के घर गए, इधर गए, सब उसी, तो आप कैसे लोग रहते हैं, क्या रहता है, देखते हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली भी आपके अंदर आती है, जी. सो मैं अगर अपने इस चॉइस का प्रोत्साहन कहूँगी तो अपनी मदर को दूँगी. जी. आपने कई बार इस बात का ज़िक्र किया कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहती थी, इसीलिए आप सर्विस में आना चाहती थी. आप एक कलाकार भी थी, आप एक एक्टर थी और आपने एंकरिंग का भी काम किया. तो वहाँ पर क्या आपको वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको उतना प्रमोट नहीं, या आपको वो उतना अपीलिंग नहीं लगा? पता नहीं, मैंने कभी उसको एक करियर के रूप में देखा ही नहीं. अच्छा. कि मैं उसको एक करियर के रूप में लूँगी. आज भी आप मुझसे कहो, मैं कहूँगी कि मैं वो उस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको भी मैं एज अ शौक, पैशन कहो, वो रखना चाहती थी. एक करियर के रूप में कि मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँ या मैं एक मीडिया पर्सनैलिटी बन जाऊँ, वो मेरे जहन में कभी नहीं आया. अच्छा, आपकी इस यूपीएससी जर्नी के दौरान कुछ चुनौतियाँ रहीं? आप एग्ज़ाम की बात कर रही हो कि सर्विस की बात कर रही हो? एग्ज़ाम और प्रिपरेशन. ओह, दैट इज़ मोर देन 35 years ago, तो ये एक्सपेक्ट करना कि मैं हाँ, मतलब मुझे जो मेन चुनौती याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, तो मैं बीकॉम ऑनर्स की ग्रेजुएट हूँ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से. तो ऑब्वियसली हमारे ज़माने में 2 मेन पेपर्स होते थे, अब तो सिर्फ एक होता है. तो मैंने लॉ लिया था और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ली थी. एंड मेंस, जब मैंने मेंस लिखे तो कॉमर्स, जब मैं इंटरव्यू, मेरी कॉल नहीं आई और मैंने देखा कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में बहुत कम नंबर आए मेरे.
जो मेरा बेसिक ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, तब मैंने पता करना शुरू किया कि भाई ऐसा क्यों है कि कॉमर्स अकाउंट। तब मुझे पता लगा उस ज़माने में कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, जैसे लहरें होती है ना यूपीएससी एग्जाम में कि ये सब्जेक्ट आजकल अच्छा कर रहा है, जी बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं ट्रेंड्स। मालूम आजकल ट्रेंड्स, व्हाट इज डूइंग वेल। तो मुझे बताया गया कि भाई कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेंस में कभी अभी अच्छा नहीं मार्क्स आते हैं उसमें। देन आई हैड टू चेंज, देन आई रियलाइज कि मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। तो मैं प्रीलिम्स, हमारे टाइम में प्रीलिम्स में भी सब्जेक्ट एग्जाम होता था, अब नहीं होता है। तो मैं प्रीलिम्स में कॉमर्स लिया मैंने, और फिर मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया और पूरा सोशियोलॉजी प्रिपेयर किया, पढ़ा एक सिरे से, नए सिरे से फॉर माई सेकेंड अटैम्प्ट। सो वो एक चुनौती थी, क्योंकि मैं आर्ट्स स्टूडेंट नहीं थी। तो आर्ट्स के जो पेपर्स होते हैं ना, उसमें आपकी राइटिंग एबिलिटी, आपका एक्सप्रेशन सब काउंट करता है। तो एक तरह से उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ा टू राइट। और हमारे ज़माने में आजकल की तरह ये नहीं था कि 250 वर्ड्स 300 वर्ड्स। हमारे टाइम में जितनी एडिशनल शीट्स आप लगा लो, यू हैव डन बेटर, कोई वर्ड लिमिट नहीं होता था जो मेंस का एग्ज़ाम था। सो वो एक आर्ट्स के सब्जेक्ट को एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मास्टर करना, वो चैलेंज था मेरे लिए इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। आपने प्रेफरेंसेस की बात की, तो आज का भी जो युवा है वो मुख्यतः आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में जाना चाहता है। मगर हमें आप बताइए कि इसके अलावा, इंक्लूडिंग आईआरएस, इसके अलावा कौन कौन सी वो क्षेत्र हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके बारे में हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस उन तक पहुंचे और वो क्यों उसे ऑप्ट करें? देखिए, आई थिंक 16 सर्विसेज हैं, ग्रुप ए सर्विसेज जो जिसके लिए एग्ज़ाम दिया जाता है। और मेरे हिसाब से हर सर्विस का, जो मैंने अपने अनुभव के बाद देखा, लेकिन मैं आपके उसका भी उत्तर दूंगी, लेकिन हर सर्विस का अपना एक चार्म होता है, अपनी प्रिविलेजेस होती हैं, अपना कार्यक्षेत्र होता है जिसमें वो बहुत अहम होता है। तो कोई भी ग्रुप ए ऑर्गेनाइज सर्विस, जिसे हम लोग ऑर्गेनाइज सर्विस कहते हैं, एक करियर के लिए अच्छी सर्विस है, अच्छी है। उसकी एक पब्लिक इमेज, हम लोग कहते हैं ना कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो परसेप्शन की बात है। बट अपने आप में एक करियर के तौर में आप रेलवेज़ में हैं, आप पोस्टल में हैं, आपका एक अमला है, मतलब आपका जो कार्यक्षेत्र है, आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अपनी तरीके से अच्छा होता है हर ऑर्गेनाइज सर्विस में। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी। उसके बाद आपको रियली सर्विस की जो मेन एरिया ऑफ वर्क है, अगर वो आपको इंटरेस्ट करता है, अगर आप रेलवे अकाउंट्स ले लीजिए, आप कोई भी अकाउंटिंग, पीएनटी अकाउंट्स, जो भी उस सर्विस का मेन काम है, दैट शुड इंटरेस्ट यू। डिफेंस अकाउंट से, सो अगर आपको नंबर्स से परेशानी होती है, आपको अकाउंटिंग, बिकॉज जो सर्विस है, जो उसका कार्यक्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में उसका काम है करना, वो काम तो आपको करना ही है। सो आपको अगर चॉइस करनी है तो आपको फिर उस हिसाब से देखना है कि आपको उस मेन एरिया जिसके लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं वो आपको इंटरेस्ट करता है। बिकॉज पूरी मोस्टली जो सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं आजकल, थोड़ा फ़र्क हो गया है, लेकिन इट्स करियर फॉर लाइफ जी। सो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें निकालनी है। सो उस तरीके से आपको देखना है। एंड रेलवेज इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अब ऑफ कोर्स इट्स बिकम अ रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, अब सारी सर्विसेज मर्ज हो गई हैं। मतलब मुझे ये कहना कि ये सर्विस अच्छी हो, ये नहीं अच्छी है, थोड़ा मुझे सही नहीं लगता है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भाई इफ़ यू आर नॉट अकाउंट्स पर्सन, तो आप अकाउंट्स वाली सर्विसेज को थोड़ा नीचे की प्रायोरिटी दीजिए, और दूसरे पोस्टल है, अभी तो मुझे सर्विसेज के नाम भी नहीं आते हैं, कई कई नई सर्विसेज जुड़ गई हैं, लेकिन थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम पब्लिक, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो पब्लिक का परसेप्शन है ना, कि अब देखिए जैसे आईएफएस है, ओके, मेरी बेटी का पहला ऑप्शन आईएफएस था। अच्छा, इस पे सिंस सर्विस चॉइस की बात हो रही है, बड़ा डिबेट हुआ कि भाई आईएएस आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, बट वो बड़ी क्लियर थी कि उसे आईएफएस ले। अब आईएफएस है,
उसकी लाइफ बहुत फ़र्क है ना। आप जैसे जब वो पोस्टिंग के लिए आते हैं तो पूरी दुनिया उनका कार्यक्षेत्र है। कहीं भी आज आप फ्रांस में बैठे हो, कल आप लैटिन अमेरिका पहुंच सकते हो, है ना। तो आप उस तरह का जीवन जो वो सर्विस मांगती है, वो आप उस तरह का जीवन व्यतीत कर सकते हो, करना चाहते हो। ये वेदर आईएएस है, आईपीएस है, आपके यंग एज जो है, आप जब यंग ऑफ व्यक्ति होते हैं, फर्स्ट 10 years ऑफ योर करियर, टिल योर मिड-30, आप छोटी छोटी जगहों में होते हो। जिस जो स्टेट आपको एलोकेट हो गया, आपको यूपी सपोजिंग एलोकेट हुआ, आप छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हो जी। है ना। सो आपका लाइफ पार्टनर क्या करता है, वो वहाँ उसका वो जॉब एडजस्ट हो सकता है नहीं, या वर्किंग जो भी है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है। सो ये सब चीज़ें भी चॉइस ऑफ सर्विस को काउंट करते हैं। इट्स नॉट जस्ट द पब्लिक परसेप्शन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी, बिल्कुल। आईआरएस अधिकारी होने के नाते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका अनुभव कैसा रहा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक तरीके से, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर वर्क, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन। जी। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत महिलाएं हैं, द परसेंटेज ऑफ महिलाएं बहुत हैं। और मेरे पूरे करियर में मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ, ना किसी और महिला अफसर को, कि कोई पोस्ट ऐसी हैं जिस पे महिलाएं नहीं पोस्ट होती हैं। जैसे कई विभागों में होता है ना, इवन आईएएस में, कि डिस्ट्रिक्ट्स भी जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो महिलाएं को दी जाती हैं, और टफर डिस्ट्रिक्ट्स पुरुष को दी जाती हैं। सेक्रेटरी लेवल पोस्टिंग्स में भी, कि जो इम्पोर्टेंट और जिसको हार्डवेयर कहो वो पुरुषों को दिया जाता है, सेक्रेटरी, और सॉफ्टवेयर महिलाओं को। तो इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। आपको मतलब मैं बताऊं कि पिछले 2 साल हमारे चेयरमैन पुरुष थे, लेकिन 5 मेंबर्स हमारे बोर्ड की सारी महिलाएं थी। अभी थोड़ा बदल गया है, लेकिन महिलाएं थी। सो एक तरीके से, उस तरह से इट वाज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। और इनकम जो सेंट्रल सर्विस होती है, उसका एक ये फ़ायदा होता है कि आप देश के किसी भी कोने में पोस्ट हो सकते हैं। मतलब उसको आप एक फ़ायदा मानिए या एक ड्रॉबैक मानिए, बट आई थिंक इट्स पॉजिटिव, बिकॉज आप किसी एक स्टेट को नहीं कन्फाइंड रहते हैं कि या दिल्ली में काम करिए या उस स्टेट में। जो ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे हम लोग कहते हैं ना, आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट, उनमें आपको एक कार्डर अलॉट होता है कि आप एक स्टेट को अलॉट होते हैं। तो या आप उस स्टेट में कार्यरत रहते हैं अपना पूरा जीवन, या फिर आप डेपुटेशन पे दिल्ली आते हैं। क्योंकि सेंट्रल सर्विसेज एडमिनिस्टर सेंट्रल लॉज, मैं आपको टेक्निकल चीज़ बोल रही हूँ, एडमिनिस्टर सेंट्रल, जैसे हम लोग इनकम टैक्स एक्ट को एडमिनिस्टर करते हैं, कस्टम वाले कस्टम्स एक्ट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो हम लोग देश के किसी कोने में पोस्ट हो सकते हैं। सो आपको आपकी पोस्टिंग्स के दौरान आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर रीजन में भी जा सकते हो। आपको किसी वजह से घर वापस आना है जहाँ से आप निकले हो, तो आप वहाँ भी पोस्टिंग ले सकते हो एट एनी स्टेज। मतलब ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है और एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना देश भर में किसी भी जगह आप काम कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल, एंड इट्स अ पब्लिक डीलिंग जॉब। हम लोगों के टाइम में इट वाज अ पब्लिक डीलिंग जॉब। सो इनफैक्ट मैं कहूँगी कोई भी सिविल सर्विस, ऑर्गेनाइज सिविल सर्विस, एक ऐसा कैनवस आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का देती है जो आई थिंक अनपैरेलल्ड है। मतलब हम सोचते हैं कि एज एन आईआरएस ऑफिसर मैं सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट को एडमिनिस्टर कर रही हूँ, लेकिन इस करियर के दौरान आप प्रशासन भी देखते हैं, आप रिक्रूटमेंट भी देखते हैं, आप आउटरीच, पब्लिक आउटरीच करते हैं, जाके लोगों को समझाते हैं, सेमिनार करते हैं। मतलब हर तरीके का आप बजट हैंडल करते हैं अपने एरिया का, कि क्या प्रोक्योरमेंट होगा, बिल्डिंग खरीदना है, फर्नीचर, हर तरीके का काम और एक्सपीरियंस आपको, पब्लिसिटी, रिसर्च, कोर्ट लिटिगेशन, मतलब जो कैनवस है ना, इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन एनी सिविल सर्विस। आई एम नॉट टॉकिंग सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में। तो आई थिंक इसीलिए इतना क्रेज़ भी है सिविल सर्विसेज का, कि जो जॉब की ये नहीं है कि आप एक कंपनी ज्वाइन की तो उसी के प्रोडक्ट्स, उसी का
उसी दायरे में हैं आप, एक जो कैनवस, और फिर आप डेपुटेशन, जैसे मैंने अपना करियर में बहुत डेपुटेशन पे काम किया। जी तो आपने बोला भी शुरू में ना, हेल्थ सब में डेपुटेशन पे गई और वापस आती थी अपने विभाग में, थोड़े दिन काम किया, वापस गई। तो द कैनवस ऑफ वर्क इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जी। यस। डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को कोई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है? मैं कहूँगी कि अब आज के ज़माने में, पिछले 10 साल में जो हमने फेस किया और जो यंगर ऑफिसर्स फेस करेंगे, वो बहुत बढ़ गई हैं, फॉर द सिंपल रीज़न कि जो टेक्नोलॉजी है वो आपको बहुत एक तरीके से अकाउंटेबल और आंसरेबल बनाती है, जो हमारे टाइम में नहीं था। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं अगर अफसर हूँ और मेरे से मिलने आया, उसे कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो एक चिट्ठी लिखेगा मेरे बॉस को, अगर उसे प्रॉब्लम है, वो कुछ कहना चाहता है। आज की तारीख में वो बस उसे एक ट्वीट करना है जिसमें उसे फाइनेंस मिनिस्टर को टैग करना है। जी। एंड लेट मी टेल यू कि ऐसा नहीं है कि जवाबदेही नहीं है। जैसे ही कुछ ऐसा कंप्लेंट नेचर, मेजर माइनर कोई बच्चों कोई ऐसा चीज़ ट्वीट होती है, एक हमारा बहुत सीनियर ऑफिसर है डिपार्टमेंट में, मतलब एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर ट्विटर हैंडल करती है डिपार्टमेंट का। सो इट्स नॉट कि वो आउटसोर्स्ड है और एनीथिंग। फिर उसमें मांगा जाता है कि उस रीजन से या उस अफसर से कि आप बताइए। तो अभी आपकी, जब हम यंगर ऑफिसर्स थे तो हमारी जवाबदेही एक तरीके से विभाग में ही थी। जी। यू नो कि हम आंसरेबल थे अपने बॉस को। आज के जो अफसर है, यंग ऑफिसर है, वो आंसरेबल है इन अ लॉट ऑफ अदर वेज, इन सोशल मीडिया, इन सीपी ग्राम खुल गया है। मतलब आपकी आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऑफिसर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, यू नो। जी। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा परिवर्तन है एक अफसर की लाइफ में। एक या हमारे वक्त के अफसर के और आज के अफसर के जो डीलिंग है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज है और एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी। वर्तमान में आप एनसीडीआरसी के सदस्य हैं। एनसीडीआरसी के सदस्य के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? एनसीडीआरसी एक तरीके से कंज्यूमर मैटर्स में नेशनल कोर्ट है। जी। एक कंज्यूमर एक्ट है 1986 का। जैसे आप एक उपभोक्ता हैं, आपने कुछ खरीदा और आपको उसमें कोई फॉल्ट हो गई और मेजर फॉल्ट हो गई या वो चीज़ बिल्कुल ख़राब हो गई, तो एक तो वारंटी वगैरह की बात भूल जाइए। सपोजिंग कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, तो कंज्यूमर उपभोक्ता कानून के अंतर्गत आप उपभोक्ता कोर्ट में जाके उस चीज़ का रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं, आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। तो ये वैसे 3 टियर है, एक डिपेंडिंग ऑन कितना कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ या स्टेट कमीशन में जाओ या नेशनल कमीशन में आइए। तो मैं नेशनल कमीशन की सदस्य हूँ। तो हमारे सामने जो ओरिजिनल कंप्लेंट्स हैं किसी की, जिसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व 2 करोड़ के ऊपर है, वो आते हैं, या अपील्स आती हैं स्टेट कमीशन से इन कंज्यूमर मैटर्स, उपभोक्ता की शिकायतों के बारे में हमारे सामने अपील आती हैं या कंप्लेंट्स आती हैं। तो एक तरीके से हम लोग उनको सुनते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं, इधर उपभोक्ता को भी सुनते हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर या कंपनी है या सरकार है, सरकार भी सर्विस प्रोवाइडर है, तो सरकार के खिलाफ भी उपभोक्ता कंप्लेंट्स होती हैं, उनको सुनते हैं और उनको डिसाइड करते हैं। ये बेसिकली मेंबर एनसीडीआरसी का कार्य है। जी। एक उपभोक्ता है, यदि उसे आप तक पहुंचना है तो उसको कौन सी प्रोसेसेस के थ्रू वो आप तक आ सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि उपभोक्ता जो कोर्ट्स हैं या कमीशन जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो जहाँ व्यक्ति जा सकता है, वो अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या अमाउंट मांग रहे हैं या आपने कितना पे किया उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, उसके बेसिस पे ज्यूरिसडिक्शन डिफाइंड है। तो जैसा मैंने कहा, नेशनल कमीशन में अगर आपका जो अमाउंट है वो 2 करोड़ या उसके ऊपर का है, तब आप सीधा नेशनल कमीशन में कंप्लेंट
दाखिल कर सकते हैं। तो हम मतलब डायरेक्ट कंप्लेंट्स हमारे यहाँ नॉर्मली बिल्डर्स की आती हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस की आती हैं। तो इस पे मतलब ये बेसिक रूल है पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जिसे कहते हैं लॉ में, उसके उसके बेसिस पे आना मतलब ये समरी ज्यूरिसडिक्शन है। मतलब इसमें एक सिविल कोर्ट की तरह एविडेंस वगैरह नहीं है, लेकिन कंप्लेंट फाइल करने का एक रूल है, तरीका है, वो सब तो आ ही जाता है ना जब आप किसी फोरम में जाते हैं अपनी कंप्लेंट, तो वो रूल फॉलो करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी बड़े डीलर्स होते हैं, बिजनेस पर्सन्स होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं, उनके बारे में आमतौर पर जानकारी रहती है उन्हें, मगर जो नीचे स्तर पर या फिर जो छोटे स्तर पर उपभोक्ता होते हैं, क्या उनको इनकी बराबर जानकारियां होती हैं? हम एनसीडीआरसी के तरफ से मैं अगर बोलूं तो जागरूकता फैलाना हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। हम लोग एडजुडिकेटर्स हैं, हम लोग मसले का फैसला करते हैं, लेकिन हर विभाग में, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक उपभोक्ता विभाग होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट। सो जागरूकता फैलाना, आउटरीच करना लोगों को, जो आपने जागो ग्राहक जागो के बारे में सुना है ना, तो ये मंत्रालय का काम है, और मंत्रालय चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, वो इसकी तरफ कदम उठाते हैं। बेशक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व तमाम मिनिस्ट्रीज जिसमें आप पहले कार्यरत रहीं, उनका जो एक्सपीरियंस था उसने आपको एनसीडीआरसी में कैसे सहयोग दिया? देखिए, जब आप एक तरीके से जज का काम क्या कर रहे हैं, जज का काम कर रहे हैं ना, क्या जज नहीं है लेकिन जज का काम कर रहे हैं ना, फैसले का एक फैसला दे रहे हैं, तो उसमें एक लॉ विधि जो है, लॉ जो है, उसको समझना, उसकी बारीकियों को, उसके नुआंसेस को समझना एक तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आपने कंज्यूमर लॉ में काम किया, लेकिन लॉ इन जनरल। तो इनकम टैक्स, द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स जो है एक लॉ को एडमिनिस्टर करता है, इनकम टैक्स एक्ट को एडमिनिस्टर करता है। तो एक तरीके से लॉ को पढ़ना, समझना, उसकी बारीकियों को निकालना, वो हमारी ट्रेनिंग हो गई ना, 35 साल उसमें काम किया। तो अभी हम एक एक्ट पढ़ते हैं तो उसके एक एक शब्द में क्या क्या बारीकियां हो सकती हैं, कुछ एक आइडिया होता है कि हाँ, अगर ये शब्द यहाँ नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा है तो इसका, तो जो लॉ को पढ़ना, उसको समझने की एक माइंड की आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। तो एक तो दैट एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्टरिंग अ लॉ आपको किसी भी लॉ को एडमिनिस्टर करने में सहायक होता है। प्लस क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैंने डेपुटेशन पे काम किया, हेल्थ में काम किया, तो एक वाइडर पर्सपेक्टिव है ऑफ इश्यूज़। भाई आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ देखते रहते हैं ना, तो आपको एक आइडिया रहता है, एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग रहती है चीज़ों की। तो वो सब चीज़ इस काम में हम सहायता करते हो। फिर मैंने अपनी एलएलबी भी करी है, तो एक वो लीगल क्या कहो, माइंडसेट हो जाता है। सब ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस, जो मेरा मानना है कि एक्सपीरियंस ऑफ एनी काइंड, कोई भी एक्सपीरियंस, चाहे वो आप मेरे केस में एक्टिंग ले लो, राइटिंग ले लो, जो ले लो, कभी ज़ाया नहीं जाती, ना एजुकेशन ना एक्सपीरियंस। अगर कोई सोचता है कि मैंने तो ये चीज़ पढ़ी और ये चीज़ मैं आज यहाँ मेरे काम में नहीं काम आ रही, वो कब किस स्टेज की आपके लाइफ में काम आएगी आपको नहीं पता। तो एजुकेशन और एक्सपीरियंस कभी ज़ाया नहीं जाते, ये मेरा मानना है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। जी बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं हम किताबों की ओर। जैसा कि मैंने आपके परिचय में ही जिक्र किया कि आपने कई किताबें लिखी हैं और आप कई अखबारों में भी सक्रिय हैं। आपकी माँ भी लेखिका रही हैं, और ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आपकी माँ से ही आपके अंदर लिखने का जो एक जुनून है वो आया होगा। हम जानना चाहेंगे कि आपका ये लेखिका का जो अनुभव है, लिखने का जो अनुभव है, वो कैसा रहा? मैंने आपसे कहा शुरू में कि जब मैं सर्विस ज्वाइन की तब मैंने रियलाइज़ किया कि मीडिया का काम मैं नहीं कर सकती एक फुल टाइम जॉब के साथ, एक सिविल सर्वेंट होने के नाते। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए मैंने काफ़ी
हम लोगों ने जब मैं आई थिंक 4 years डाउन द लाइन थी जॉब में, तो हम लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट ने एक दूरदर्शन पे कार्यक्रम चलाया था, आप जानना चाहेंगे। करीब आई थिंक उसके 30-40 एपिसोड्स रहे होंगे। लोग अपने सवाल भेजते थे और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जवाब देते थे। क्योंकि मैं ऑफिसर थी और मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने वो सारे एंकर किए थे। सो ऐसा नहीं है कि आप नौकरी के बाद नहीं करते, बट वो जॉब से रिलेटेड था, तो मैं चली गई रिकॉर्डिंग के लिए, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। तो जैसा कि आपने कहा ना कि जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है, जिसमें अंदर एक, मैं मानती हूँ, एक क्रिएटिव कीड़ा होता है, वो हर एक में नहीं होता है, बट अगर आपके अंदर वो है कि आपको जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ है उससे कुछ हट के करने का शौक़ है, तो वो कभी जाता नहीं है। तो मैंने पाया कि मेरा टाइम नहीं है मेरे पास ये सब करने के लिए, एक्टिंग, एंकरिंग, होस्टिंग। तो धीरे धीरे मैंने उसको एक तरीके से लेखन में ढाल दिया कि क्योंकि लेखन बहुत ही रचनात्मक प्रक्रिया होती है, सो मैंने धीरे धीरे छोटा छोटा, एक ज़माने में न्यूज़पेपर में मिडल्स आते थे, एडिटोरियल पेज पे होता है, एक छोटा सा मिडल में एक कॉलम होता था, एक जनरल लोगों के लिए था कि आप लिख के भेजे, अखबार को पसंद आया तो वो छाप देंगे जी। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की, अच्छा। लिखना, मिडल्स लिखना शुरुआत की काफ़ी। तो करीब आज उस बात को 20-25 साल हो गए शुरुआत की। मैं मूलतः अंग्रेज़ी में लिखती हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि अखबारों में लिखने के ज़रिए आपके जो ऑथर की जर्नी थी उसका शुभारंभ हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको करीब आई से 20-25 साल पहले मैंने अखबारों में लिखना शुरू किया, और फिर काफ़ी साल बाद एक हिम्मत आई कि चलो एक नॉवल ट्राई करते हैं, क्योंकि एक अखबार में 600 शब्द या 700 शब्द का आर्टिकल लिखना और एक पूरी नॉवल को सोच के लिखना थोड़ी हिम्मत की बात है मेरे हिसाब से। सो मैंने अपनी पहली नॉवल लिखी जो 2010 में आई, जिसका नाम था नेवर अ डिस्कनेक्ट। और अमूमन जो पहली डेब्यू नॉवल होती है, मेरे एक्सपीरियंस में और जो थोड़ा बहुत मैंने जाना है, कि थोड़ी सी आत्मकथा टाइप होती है, क्योंकि आप उसी परिवेश और उन्हीं लोगों को ज़्यादा समझते हैं और लिखने की हिम्मत रखते हैं जो आपने देखा है। तो उसी तरह मेरी फर्स्ट नॉवल भी एक तरीके से जर्नी ऑफ 3 फ्रेंड्स, 3 गर्ल्स थी, जो कैसे वो लाइफ के चैलेंजेस, अर्बन वुमेन के बारे में, क्योंकि मेरी परवरिश बेसिकली अर्बन रही है, अर्बन वुमेन की क्या चैलेंजेस थे उस 80s के ज़माने में जो हम जिए, तो वो उस पे थी। जब मैं वो बुक लॉन्च हुआ मेरा उसका 2010 में, तो किसी ने मुझसे पूछा दैट आप अगला क्या लिखेंगी, और मेरे पता नहीं, मैंने ऐसे ही जवाब दे दिया साइंस फिक्शन। ओके। फिर मैंने सोचा बाद में कि ये मैंने कैसे जवाब दे दिया साइंस फिक्शन। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि अच्छा, मैं लेखन के बारे में मैंने जो सीखा है वो मैं बोलूँगी कि एक स्टेज तक आप पढ़ते हैं, मतलब आप कहानी, आप रीडर होते हैं, लेकिन आप अगर लिखना चाहते हो तो वो स्टेज थोड़ी छोड़नी पड़ती है। मतलब जितने आप रीडर रह चुके हो थोड़ा कम करना पड़ता है, नहीं तो आप रीड करते रहते हैं, आपके पास लिखने का समय या सोचने का समय नहीं होता है लिखने के लिए। तो जब मैं रीडिंग स्टेज पे थी, कॉलेज, स्कूल, लेटर ऑन सर्विस में आने, मैं हमेशा या तो साइंस फिक्शन पढ़ती थी या डिटेक्टिव, हूडानिट जिसे कहते हैं ना, डिटेक्टिव मर्डर मिस्ट्री, वो पढ़ती थी। तो और मैंने हमेशा टीवी, फिल्म्स वगैरह भी साइंस फिक्शन की, आज भी जो मूवी साइंस फिक्शन के टैग के अंदर आती है वो मैं नहीं मिस करती हूँ, मतलब वो मेरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो एरिया मेरे इंटरेस्ट का है। फिर 2012 में शायद डॉली द शीप क्लोनिंग, आई डोंट नो अगर तुम लोगों को याद हो, कि फर्स्ट टाइम डॉली द शीप वाज क्लोन्ड, एक शीप को क्लोन किया गया था, वो बहुत फेमस थी डॉली करके। तो क्लोनिंग के बारे में 2012 में लिखना और आना अखबार में शुरू हुआ। तो तब से एक, जैसे कहो ना, एक जर्म, एक कहानी का मेरे मन में आने लगा। और आप अगर एक मध्यवर्गीय हिंदुस्तानी महिला हैं, तो आप जेंडर और उसके डायमेंशन से आपका जीवन कभी दूर नहीं होता, कि जेंडर किस तरह प्ले करता है वर्क प्लेस में, लाइफ में, घर पे, जेंडर के जो डायनामिक्स हैं वो
तो मेरे मन में एक कहानी एक आइडिया सोच आई कि सपोजिंग जब अगर क्लोनिंग शुरू हो जाती है तो महिला अपना अब महिलाएं अपने क्लोनिंग से अपने बच्चे पैदा कर सकती हैं, पुरुष अपने क्लोनिंग से अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो पुरुष और स्त्री के बीच जो रिप्रोडक्टिव लिंक है, जो प्रजनन का जो लिंक है, वो एक समय में आके ख़त्म हो जाएगा जब आपको एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं रहेगी फिजिकली बायोलॉजिकली बच्चा पैदा करने। तब वो समाज कैसा होगा और उस समाज की संरचना, उसकी चुनौतियाँ कैसी होंगी। तो ऐसी कहानी को लिखने के लिए आपको फ्यूचर में ही सेट करनी पड़ेगी। ऐसी कहानी वर्तमान में तो हो नहीं सकती। और जब आप फ्यूचर में चले गए तो आप साइंस फिक्शन लिखने लगे, और साइंस बेस्ड अगर आप लिख रहे हो, कुछ फैंटेसी नहीं लिख रहे हो कि वो उड़ा और जादू हुआ, वो नहीं, आप कुछ साइंस बेस्ड चेंज के बारे में लिख रहे हो, तो आपको साइंस फिक्शन की कहानी लिखनी पड़ेगी। तो मेरी एक्चुअली अगली नॉवल जो थी एसेंडेंस, जो 2018 में आई, क्योंकि उसको लिखने में भी मुझे बहुत टाइम हुआ, वो साइंस फिक्शन की तरह आई। तो मैं शुरुआत नहीं की कि मैं साइंस फिक्शन की राइटर बनूंगी या मैं साइंस फिक्शन लिखूंगी। जो मैं कहानी लिखना चाहती थी वो सिर्फ साइंस फिक्शन के स्वरूप में लिखी जा सकती थी। तो वहाँ से मेरा एक तरीके से सफ़र जो है साइंस फिक्शन की तरफ शुरू हुआ लिखने का। और मुझे 5 साल लगे एसेंडेंस लिखने में। 5 साल? हाँ जी। और उसको बड़ा इंटरेस्टिंग और मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा। मतलब उसकी बेसिक जिसका तो आपने जिक्र किया ना, आरोहण हिंदी में भी आई है जी। तो उसका बेसिक ये है, मेरे कल्पना में, अगर हज़ारों साल पुरुष और स्त्री को एक दूसरे की बायोलॉजिकल ज़रूरत नहीं रहे तो अल्टीमेटली वही स्पर्धात्मक स्पीशीज़ हो जाएंगी। सारी स्पर्धा जो है, जो विश्व की आज स्पर्धा बड़ी और चीज़ों पे है ना, रिसोर्सेज, वो ग्रुप्स में है, आइडेंटिटी पे है, अन्य चीज़ें। बट अगर ऐसा होगा, और अगर नहीं, जब ऐसा होगा, मेरे मन में जब ऐसा होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस स्पेस पे, मैंने इस पे लिखने से पहले 5 साल मुझे इससे लगे, मैंने रिसर्च करी, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने तो 10वीं क्लास में साइंस छोड़ दी है ना। सो कि टेक्नोलॉजी जिस स्पेस पे बढ़ रही है, वो ये अगर की बात नहीं है, ये जब की बात है, कि एक स्टेज आएगी जब रियली आप ये सब जो करंट ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल तरीके से बच्चे पैदा होते हैं और विमेन कैरी द चिल्ड्रन, ये सब अभी भी आप पढ़ते हो ना, इनक्यूबेटर्स में अब बेबीज होने लगे, ऑर्गन्स प्रिंटर्स 3D प्रिंटर्स करने लगे, प्रिंट करने लगे। सो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तब मेरे हिसाब से मेन एंड वेमेन बिकम द कम्पीटिंग स्पीशीज। तो ये कहानी कि कौन उनमें किसका आरोहण होता है, कौन आगे निकलता है, ये उसकी कहानी है। जी। तो हाँ, तो उस तरह से जो मुझे समझ में आया कि लिखने का जो शौक है, और जो लिखता है उसका जो मूल स्रोत होता है इंस्पिरेशन, जैसे लोग कहते हैं ना, वो लोग बड़ा पूछते हैं आपसे कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ। मेरे हिसाब से आप अगर अपनी क्यूरियोसिटी, उसकी हिंदी क्या होगी मुझे एकदम नहीं ध्यान आ रहा है, जिज्ञासा कि आप अपनी जिज्ञासा जिंदा रखिए ना अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ के लिए। कि आप किसी भी चीज़ को बस एक्सेप्ट मत करिए, बस एक ओके ये चीज़ है और इसको उठा के इधर रख दिया। जिज्ञासा रखिए, क्यों है, कैसे है, इसका मतलब क्या हुआ। तो वो लिखने का जो इंस्पिरेशन है वो आपकी अपनी जिज्ञासा ही होती है, ये मेरा मानना है। जी। आपने जिस स्टेज की अपनी किताब में बात की, आपके अनुसार ये स्टेज कितने सालों में या कब तक आ पाएगी? ये मतलब मैं ये भी नहीं कहना चाहती हूँ, मैं मतलब क्योंकि मैंने जो लिखी किताब, मैं इसके जवाब में ये कहूँगी, मैंने डिस्टोपियन फिक्शन नहीं लिखा। डिस्टोपियन फिक्शन साइंस फिक्शन का एक वो होता है कि आप लिखते हैं कि देखिए जब टेक्नोलॉजी ऐसे बनी तो समाज ऐसा हो गया, ज़िंदगी ऐसी हो गई, और इसमें ये खामियां हैं और हमको वापस आना है एक तरीके की ज़िंदगी,
कि वो सही नहीं है, हमको इधर वापस आना है। जी। ये डिस्टोपियन नॉवल होती है। मैंने इसको वैसे नहीं लिखा है, मैंने इसको लिखा एक पॉसिबल फ्यूचर है, मतलब ये भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं। मैंने एक पॉसिबल फ्यूचर लिया है जिसमें ना मैं कह रही हूँ ये अच्छा है ये बुरा है, ये हो सकता है। और ये मेरे लिए कहना कि कितने हज़ारों साल में होगा कि सैकड़ों साल में होगा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट हाँ, जेंडर रिलेशंस आर चेंजिंग एंड टेक्नोलॉजी इज ओनली गोइंग टू पुश देम फर्दर। जैसे जैसे बायोलॉजी चेंज होगी ना, अभी जो सारा टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो सब बायोलॉजी में हो रहा है ना। बायोटेक इज द मेन थिंग दैट इज देयर नाउ। सो इंजीनियरिंग वगैरह पीछे रह गए, बायोटेक्नोलॉजी में सारा अन्वेषण, सारा इनोवेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे बायोलॉजी चेंज होगी, समाज की पूरी संरचना बदलेगी। अभी एलॉन मस्क की जो कंपनी है, उसने वो न्यूरालिंक अनाउंस किया। आई डोंट नो अगर आपने पढ़ा है तो। नाउ व्हाट इज न्यूरालिंक? दे विल पुट अ लिंक इन योर ब्रेन आपके। तो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी की जो मैरिज हो रही है ना, हर क्षेत्र में हो रही है, ब्रेन में भी हो रही है, रिप्रोडक्शन में भी हो रही है, लाइफ एक्सटेंशन में भी हो रही है। तो पूरा आपका समाज की संरचना तो बदलेगी। अब ये कितना समय लेगी ये कहना मेरे लिए अभी मुश्किल है। जी। मुझे पता नहीं कि आपने अपनी किताब में इस पक्ष को कवर किया है या फिर नहीं, मगर एक सवाल, जिस प्रकार से अभी एक बच्चा अपनी माँ से जन्म लेता है, आगे अगर इसमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, तो क्या जो लगाव एक बच्चे और एक माँ में आज रहता है वो तब भी रहेगा या फिर उसमें कुछ कमी आएगी? मतलब अभी भी आज की तारीख में भी बच्चा जो है, माँ ज़रूरी नहीं है कि अपनी ही माँ के गर्भ में पले, है ना। सरोगेसी है ही है, टेक्नोलॉजी है ना, सरोगेसी। बड़े लोग सरोगेसी से बच्चे कर रहे हैं। जी। तो वो बायोलॉजिकल, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रजनन का जो प्रेम है या मोहब्बत है, वो मतलब मेरे मन में, मेरे हिसाब से जो प्रेम भाव या जो लगाव जिसे आपने कहा है, वो ज़्यादा परवरिश से आता है, साथ रहने से, साथ उसको बच्चे को पालने से आता है कि आपने उसको पाला। तो अब वो मतलब अंतर जो है वो क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। इन जो लगाव है उसमें क्वांटिटी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन क्वालिटेटिवली वो सेम रहता है। उसकी मैं आपको इमीडिएटली, मुझे उसकी हिंदी नहीं ध्यान आ रही है तो मैं ऐसे यही शब्द यूज़ कर रही हूँ। सो बट यू नो, जैसे जैसे लोग हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, देयर इज़ दिस सेंस कि यार ये तो बदलना है और टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। और मेरा जो विचार है इसमें कि टेक्नोलॉजी का जो मार्च है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसको रोकना असंभव है। हम लोगों को उसके साथ जीना, उसको नेविगेट करना जिसे कहते हैं ना, कि कैसे अपना जीवन, उसमें हर रिश्ते में, हर तरीके, जीवन के हर पहलू में परिवर्तन आना है। तो आपके सवाल का जवाब ये हुआ कि भाई उस समय जब क्लोन से बच्चा अगर इनक्यूबेटर में पल के आता है और वो उसी माँ के पास आता है, या उस समय सामाजिक संरचना क्या होती है, कोई और तरीका है बच्चे पालने का, उनको बड़ा करने का, वो सब बहुत फ़र्क होगा। तो ये डिज़ायर कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व करे लेकिन हमारा जीवन वैसा ही रहे, ये इसका कोई महत्व नहीं है मेरे सोचने में। जी। हम लोगों को उस परिवर्तन के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि बहुत भाई, आप अभी देखो ना, मोबाइल फ़ोन के आने से ही रिलेशनशिप्स में कितना परिवर्तन आ गया है। तो ये तो होना ही है। और अब एआई के आने से तो जॉब मार्केट में हर जगह देयर इज़ गोइंग टू बी ह्यूज चेंजेस। सो दैट इज़, यही सबसे बड़ा चैलेंज है आज की जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए। कोई इसके मार्च को, अनलेस इंसान ये तय कर ले कि आज अब हम टेक्नोलॉजी का जो मार्च है उसको यहीं समाप्त करते हैं और अब कोई इनोवेशन नहीं करेंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तो ठीक है, चीज़ें वैसी रहेंगी जैसा हम लोग जानते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकती। जी, बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं। जब आप 11th क्लास में थी
तब आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रही थी, तब आप आर्ट्स लेना चाह रही थी, मगर पिताजी के कहने पर आपने कॉमर्स लिया और आप किताबें लिख रही हैं साइंस फिक्शन की। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो संगम है विषयों का, ये कैसे संभव हुआ? मैंने बोला ना आपको कि मैंने साइंस फिक्शन सोच के नहीं लिखा कि मैं साइंस फिक्शन लिखूँ। मेरी कहानी ऐसी थी जिसमें साइंस फिक्शन को ही उसका लेकिन मतलब जब मैं शुरुआत की तो मेरा आइडिया नहीं था। मेरी पहली नॉवल तो बड़ी कंटेम्प्रेरी है, आत्मकथा है, तो लेकिन मैं अब एसेंडेंस लिखने के बाद उसकी पूरी जर्नी मैं उसको बड़े लिटरेरी फेस्टिवल्स वगैरह में भी ले गई, और जो मुझे आनंद आया उसे लिखने में, और मैंने डिस्कवर किया कि साइंस फिक्शन एक लिटरेचर का एक ऐसा जॉनर है, एक ऐसा तरीका है लिखने का जो आपको बहुत कल्पना का एक बहुत बड़ा कैनवस देता है ना। आप एक पूरी नया समाज, परिवेश, प्लैनेट, यूनिवर्स, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं और उसको आप फिर अपनी तरीके से बिल्ड करिए कहानी में। हाँ, और लेकिन साइंस फिक्शन मेरे हिसाब से बेसिकली एक फिलॉसफी दर्शन का तरीका है, क्योंकि हर जो लिटरेचर है, हर जो लिखा जाता है वो अपन जो समाज है उसी का एक दर्पण होता है ना जी। उसी पे एक टिप्पणी होती है, कमेंट होता है, उसी के साथ डील करता है। साइंस फिक्शन उन्हीं चीज़ों को एक अलग जगह ले जाके एक अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। तो जैसे मेरी कहानी है उसमें जेंडर है, तो ठीक है वो दुनिया वो है जहाँ दोनों स्पर्धात्मक स्पीशीज़ हैं, लेकिन वे वहाँ तक पहुँचे कैसे? तो उस कहानी में सारा करंट जो हम लोगों का अभी जो स्थिति है या पहले जो स्थिति रही उसका भी एक वर्णन है। सो जेंडर है उसमें। मैंने ऑल्सो आपने देखा, मतलब हम लोग सब देख रहे हैं कि लाइफ को एक्सटेंड करना, मतलब टू लिव लॉन्गर, कल्चरली भी बहुत दीर्घायु होना हमारे संस्कृति में भी और हर कल्चर में लिविंग फॉर एवर या हैविंग अ वेरी लॉन्ग लाइफ आशीर्वाद ही ये होता है। और अब टेक्नोलॉजी लाइफ एक्सटेंशन की तरफ बहुत बढ़ रही है। तो मैंने कि अगर इंसान को नियर इमॉर्टैलिटी मिल जाए कि आप 100, 200, 300 साल तक जिए जा रहे हैं, तो समाज में ये भी है, स्पर्धात्मक है लेकिन वो एक तरीके से हमेशा जीते हैं। मतलब मर सकते हो, ये नहीं है कि मरना मना है, लेकिन मतलब मरना हो सकता है, लेकिन लोग मरते ही नहीं है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी, ऑर्गन सब्स्टिट्यूशन है, ये है वो है उसमें कहानी में। तो वो एक थीम है कि क्या हम इमॉर्टैलिटी में क्या खोते हैं क्या पाते हैं, है ना। सो अभी जो मैंने अभी किताब जो इस साल निकलेगी उसका नाम है कंटिन्यूम। उसमें मैंने बेसिकली ये देखा है, ये थीम पिक की है कि कैसे सब कुछ बदलता भी है लेकिन बड़ी चीज़ें बदलती भी नहीं हैं। अगर आप अपने आसपास पहले देखो अभी देखो तो देयर इज़ एन अनचेंजिंग थिंग टू ह्यूमन लाइफ, जी। तो उसके बारे में है। तो उसमें एक टाइम ट्रैवलर है जो पास्ट से आता है और एक टाइम ट्रैवलर है जो फ्यूचर से आता है। एंड वो सेट है आज के, एक्चुअली 2020 के आसपास वो सेट है कहानी इन इंडिया। तो वो कंटेम्प्रेरी सेटिंग है लेकिन ये है। सो नाउ आई से कि हाँ, आई एम कन्फर्म साइंस फिक्शन राइटर। मतलब अब मैं को नॉर्मल जैसे नॉर्मल नहीं कहूँगी मैं, जो कंटेम्प्रेरी रेगुलर फिक्शन जो होता है ना वो मैं नहीं लिखना चाहती। मुझे ये इस तरह के लेखन में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, एंजॉय। जी। आपने कहा कि आप जो भी साइंस फिक्शन बेस्ड मूवीज रहती हैं उन्हें आप देखना बहुत पसंद करती हैं। कोई ऐसी मूवी साइंस फिक्शन जो आपने आखिरी देखी या फिर जो आपकी फेवरेट हो? मतलब विदाउट डाउट इंटरस्टेलर। आई डोंट नो इफ एनीबडी हैज सीन इट, बट वो मूवी ऐसी है, मतलब मैं क्रिस नोलन की हर मूवी देखती हूँ। मुझे टेनेट जो उनकी लास्ट थी वो इतनी पसंद नहीं आई, बट इंटरस्टेलर ऐसी मूवी में कभी भी कितनी भी बार उसे देख सकती हूँ, कुछ नई चीज़ समझ में आती है उसमें, कि अच्छा इन्होंने ये चीज़ उठा के ये कहानी में ऐड करी, सो इनफैक्ट जो मेरा टाइम ट्रैवल वाली कहानी जो मैंने लिखी है वो वहीं से उन्होंने उसमें एक वर्म होल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि आप
आइंस्टाइन ने उसके बारे में जिक्र किया था कि वर्म होल क्रिएट होता है यूनिवर्स में, तो अगर आप उस वर्म होल से जाओ तो स्पेस ट्रैवल, जो इंटरस्टेलर ट्रैवल, सितारों के बीच का जो सफ़र है, वो उसका बहुत समय कम हो जाता है। और फिर ब्लैक होल्स पे आधारित है वो, कि टाइम कैसे एक फिजिकल डायमेंशन हो जाता है ब्लैक होल। तो कुछ टाइम ट्रैवल वहाँ से लेके मैंने थोड़ा, मतलब इतना साइंटिफिक नहीं है, बट टाइम ट्रैवल का आइडिया और इंटरस्टेलर ट्रैवल कैसे जल्दी हो सकता है, वो मैंने कुछ वहाँ से इंस्पायर होके ये अपनी कहानी लिखी। दैट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। जी, क्योंकि आपको साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट है, आप लिखती भी हैं और आप आर्टिस्ट भी रहीं, तो ऐसी मूवीज़ देखकर कभी आपका मन किया कि एक बार ऐसी मूवीज़ में काम करना है, या फिर कभी? नहीं, मैं मतलब ऑनेस्टली मैं अभी भी सोचती हूँ कि अभी जब मैं अपना ये टर्म ख़त्म करूँगी 3-4 साल में NCDRC में, तब अगर हिम्मत रही और हेल्थ रही तो एक्टिंग करने का मेरा अभी भी मन करता है। लेट मी बी ऑनेस्ट, मेरा अभी भी है कि मैं कहीं, एंड अभी इतना कंटेंट बनता है, हर एज ग्रुप का एक्टर होता है। और लेकिन साइंस फिक्शन की मूवी में मैंने नहीं सोचा, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि जो मैंने लिखा है उसकी कुछ मूवी मुझे मैं देखना चाहूँगी ऑडियो विजुअल में, जी, ये जी, मेरा जी। अपनी किताब से रिलेटेड ये मन है। तो उसमें आप डायरेक्टर रहेंगी या फिर नहीं, एक्टर कुछ भी? नहीं, मैं बस अपनी कहानी दूंगी और मैं चाहूँगी देखना कि दूसरा व्यक्ति उसे कैसे ऑडियो विजुअल, क्योंकि राइटिंग और ऑडियो विजुअल बिल्कुल फ़र्क मीडियम होते हैं। तो आपने जो लिखा है उसको आप ही करना चाहो, वो आप बहुत टैलेंटेड हो तभी कर सकते हो, बिकॉज ये डिफरेंट मीडियम है, वो डिफरेंट मीडियम है, तो उससे बेटर है कि जो उस मीडियम का माहिर व्यक्ति है वही उसको बनाए। ये मेरा मत है। जी, हमारी पूरी शुभकामनाएं होंगी आपके साथ। थैंक यू। एक बार फिर से किताबों की ओर आते हैं। आपके जो रीडर्स हैं उनकी तरफ से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? मैं वैसे किताब के पहले रिएक्शन से पहले कहना चाहूँगी कि मैं अभी भी 2 कॉलम लिखती हूँ न्यूज़पेपर में। मेरा हर महीने एक दैनिक भास्कर के एडिट पेज पे आता है, और लोकमत टाइम्स, वो मराठी में ट्रांसलेट होके लोकमत में भी आता है। जी। तो मैं मूल रूप से, वैसे मैंने कहा ना, मैं इंग्लिश की ऑथर हूँ। जो दैनिक भास्कर वालों ने कहा कि आप लिख के दीजिए, हम लोग ट्रांसलेट करके पब्लिश करेंगे, तो मुझे आइडिया नहीं था कि वर्नैक्युलर जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज है, हिंदी वर्नैक्युलर नहीं है, मतलब जो नॉन इंग्लिश मीडिया है, वो कितना सशक्त है। मतलब ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ, मतलब जब से मैंने अब वो मेरी ईमेल दे देते हैं। मैं जब 4 साल से लिख रही हूँ, तो मैं काफ़ी समय हो गया, तो वो मेरी ईमेल देते हैं। और मैं नॉर्मली टेक्नोलॉजी पे लिखती हूँ, हाउ टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग एंड हाउ इट्स इम्पैक्टिंग आवर लाइव्स। ये मेरा, फिर क्लाइमेट भी आता है उसमें, टेक्नोलॉजी में लॉट्स ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट इंटरनेट एंड ऑल। तो उसमें मुझे इतनी इंटरेस्टिंग प्रतिक्रियाएं अपनी ईमेल पे आती हैं, और देश के छोटे छोटे जगहों से, क्योंकि दैनिक भास्कर का मेरा आर्टिकल गुजराती में भी ट्रांसलेट होके जाता है, मराठी में भी जाता है, जी। सो वो एक तरीके से एक एक रेवलेशन था मेरे लिए कि हर जगह लोगों को जो परिवर्तन आ रहे हैं, कितनी जिज्ञासा है उसके बारे में, वो कितना सोचते हैं। क्योंकि मैं कुछ एक एंगल देती हूँ अपने आर्टिकल में, फिर उसके बारे में लोग लंबा लिखते हैं कि नहीं, ये ऐसा हो, इसके साथ ऐसा होगा, वैसा होगा। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग चीज़ है इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स। जहाँ तक बुक्स की बात है, मैंने असेंडेंस को ही बहुत सारे लिटरेरी फेस्टिवल्स जो हुए 2019 और 20 में, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल, काला घोड़ा, इधर उधर बहुत जगह मैं गई, तो उसमें जब डिस्कशन होता था, और वो तो द मोस्ट इंटरेस्टिंग वाज कि जो मेल होते थे ऑडियंस में, दे वर ऑलवेज very shocked by my idea, and they said this can never happen, what are you mean, एक तरीके का बहुत रिजेक्शन था इस आइडिया का, विरोध था इस आइडिया को कि ये एक स्थिति कभी हो सकती है, जबकि महिलाएं बड़ी इंटरेस्टेड होती थी और बड़ी सो नहीं सो इवन परसेप्शन ऑफ द स्टोरी में ये अंतर मैंने देखा, विच आई
तो फिर बाद में तो मैं जब डिस्कशन के लिए जाती थी मैं कहती थी मैं चाहती हूँ कि मेरे जो मेल ऑडियंस है वो थोड़ा ओपन माइंड से सुने, क्योंकि रिएक्शन जो था बहुत स्ट्रांग होता था फ्रॉम द मेन इन द ऑडियंस. सो that is what I found in my reaction to Ascendance. कोई ऐसा खास रिएक्शन रिस्पॉन्स जो आपको याद हो? Oh my God, now that is मतलब मेरे तो आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते थे. और जो जैसे आपने सवाल किया ना कि बच्चा और माँ का क्या रिलेशनशिप होगा, तो जो मतलब जो पुरुष थे ऑडियंस में उनको द आइडिया कि द महिला जो है अल्टीमेटली कभी हमारी कंपटीशन में एक बिल्कुल आके खड़ी हो सकती है और एक हम लोगों के बीच ही स्पर्धा रहेगी, ये बहुत कठिन होता था. आर्ग्यूमेंट शुरू होता था. फिर आई से कि मैं यहाँ आर्ग्यू करने नहीं आई हूँ, मैंने कहानी लिखी है, आप उसे एक्सेप्ट करिए या मत करिए, सो फिर इसीलिए मैंने कहा कि मैं फिर शुरू में कह देती थी कि मैं आर्ग्यूमेंट्स में नहीं एंगेज करूँगी, बिकॉज ये आपका मत कुछ है, मेरी तो कल्पना है, इस कल्पना से क्या झगड़ा कर रहे हैं आप, बट इतना डर आती है वो पुरुषों को. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. जी. जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे और आपको पढ़ रहे थे, तब हमें पता चला कि आप जब अपनी किताब असेंडेंस के लिए पब्लिशर ढूंढ रही थी, तब आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा. वे कौन सी समस्याएं थी? एक्चुअली अब इंडिया में बहुत साइंस फिक्शन लिखा जा रहा है और बहुत महिलाएं साइंस फिक्शन लिख रही हैं. मेरी किताब 2018 में पब्लिश हुई और मैंने ख़त्म की उसे 2015 में, है ना, 5 साल लगे. सो अब 10 साल हो गए इस बात को. तो उस ज़माने में साइंस फिक्शन इतना लिखा नहीं जा रहा था. और फिर महिला द्वारा, अगर आप देखो इंडिया में भी थोड़ी रिसर्च करो ना साइंस फिक्शन के बारे में, तो यू विल फाइंड ऑल द नेम्स, जयंत नार्लिकर, दे आर ऑल मेन. सो एक महिला और साइंस फिक्शन, और फिर जैसे आपने कहा समन्वय ना, कि अब सिविल सर्वेंट हैं और आप साइंस फिक्शन लिख रही हैं, तो किसी को कन्विंस करना कि आप इसको एक बार देखिए तो मतलब एसेस तो करिए, बड़ा कठिन था. इट वाज लाइक अ वॉल, कि आप साइंस फिक्शन लेके आए हो प्लस आप लेडी ऑथर हो, वो आपकी एंट्री नहीं है इस फील्ड में इन दैट सेंस. सो वो बहुत कठिन रहा एक तरीके से. 3 साल लगे मुझे परसू करते 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 कि फाइनली Rupa accepted my stories, and I am grateful to them, and they brought it out very well. So अब it has changed because and interestingly हर जगह, मतलब अभी साइंस फिक्शन सबसे ज़्यादा चाइना में लिखा जा रहा है एंड सबसे ज़्यादा विमेन लिख रही हैं, सो वो एक तरीके से बिल्कुल ट्रेंड अब बदल गया है. बट उस समय में मुझे ये काफ़ी पुशबैक मिला उस समय में 15 से 18 तक के बीच में. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो महिलाएं साइंस फिक्शन लिख रही हैं, उनमें से शुरुआती दौर में से आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा? आई वोंट से शुरुआती दौर में, बट हाँ, जब से देखिए साइंस फिक्शन रिसेंट टाइम्स में पॉपुलर हुआ है. फिक्शन मतलब पॉपुलर इमेजिनेशन, साइंस फिक्शन के शौकीन एक सेक्शन हमेशा रहा है ना, तभी तो साइंस फिक्शन मूवीज़ बनी हैं, किताबें लिखी गई. बट एक जिसको आपको पॉपुलर इमेजिनेशन को कैप्चर करना एक तरीके से, वो अब शुरू हुआ. उसका मुझे जो रीज़न लगता है वो ये कि अब हमारी लाइफ ही साइंस फिक्शन जैसी हो गई है ना. थिंग्स हैव बिकम सो हो गया. आज से 10 साल पहले 15 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि आप वीडियो पे राह चलते किसी से भी दुनिया के किसी कोने में बात कर सकते. मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ. तो लाइफ एक तरीके से बड़ी चीज़ें फिक्शनल, और टेक्नोलॉजी इतनी चेंज कर रही है. पहले जो साइंस फिक्शन का राइटर लिखता था वो चीज़ सच होते होते 10-20 साल लग जाते थे, वो आइडिया को रियलिटी में आते. अभी इट्स अ रेस बिटवीन साइंस फिक्शन राइटर्स एंड टेक्नोलॉजी, आपको अपना कल्पना जो है इतनी तेज करनी है कि वो टेक्नोलॉजी को आप से आगे की बात कर सको. सो इट इज़
what should I say? It's writing science fiction today is both a challenge and an opportunity. मैं तो ये मानती हूँ. और मैंने लिखा उस समय में भी कुछ लड़की महिलाएं थी जो लिख रही थी, बट अब बहुत सारी महिलाएं, इंडियन महिलाएं भी साइंस फिक्शन लिख रही हैं. तो मैं ये श्रेय इस तरह का नहीं लेना चाहूँगी कि मैं वो हूँ, बट हाँ एक तरीके से मैंने जब शुरुआत की तब टेक्नोलॉजी चालू हुई थी इस तरह के चेंज में. सो हाँ उस तरह से यस एक योगदान रहा है. ठीक है. बातें हो गई आपके लिखने के बारे में. आप पढ़ना किसे पसंद करती हैं? मैंने आपसे कहा ना कि आप लेखक हो तो आप एक समय अपने जीवन का रीडिंग में निकालोगे, उसके बाद आप प्राइमरीली लिखोगे, क्योंकि लिखना बहुत समय लेता है. ठीक है, मतलब जितना समय रीडिंग लेता है उससे थोड़ा ज़्यादा समय लिखना लेता है. सो और समय सबके पास सीमित होता है ना. फुल टाइम राइटर तो मैं हूँ नहीं, तो कि मैं आई हैव दिस मच टाइम टू रीड और फिर इतना टाइम मैं लिख सकती हूँ. तो लेकिन अभी पढ़ने के हिसाब से कुछ मेरा रुझान थोड़ा नॉन फिक्शन की तरफ भी है. एंड सम ऑफ द बुक्स इफ़ यू मतलब द बुक दैट कम्स टू माई माइंड जो मैंने अभी थोड़े रिसेंटली पढ़ी, जो मैंने बहुत जिस ऑथर को मैंने बहुत इन्जॉय किया है, दैट इज़ युवाल हरेरी. एंड वो कुछ बिकॉज ही टॉक्स अगेन अबाउट द फ्यूचर एंड हाउ टेक्नोलॉजी, मे बी दैट इज़ वाई, बट हिज बुक कॉल्ड सेपियंस. आई होप अगर ऑडियंस में लोगों को आज की दुनिया को या आज जो चल रहा है और जो चैलेंजेस आने वाले हैं टेक्नोलॉजी के, अगर एक बहुत सिंपल और बढ़िया तरीके से समझना है तो युवाल हरेरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स एंड थिंकर्स ऑफ दिस टाइम. तो उनकी किताब सेपियंस, उनकी किताब होमो डेउस, ह्यूमंस 2.0 बेसिकली उसका मतलब ये है, इन सब में एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देती है, विच आई रियली एंजॉय. जी. आप अभी भी एक किताब लिख रही हैं और वो इस साल के अंत में आएगी, जैसा कि आपने कहा. फिंगर्स क्रॉस्ड. जी. तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अभी भी भारत सरकार में पोस्टेड हैं और आप इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को आप संभाल रही हैं. आपने पहले भी पुस्तकें लिखी हैं, तो ये सरकार में काम करना और पुस्तकें लिखना, इन दोनों को आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? इसका जो मेरे मन में जो मैंने कभी सोच के नहीं किया, लेकिन मैंने समझा बाद में, बिकॉज ये सवाल बड़ी बार मुझसे पूछा गया, तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये मैंने एक्चुअली कैसे मैनेज किया. जी. तो क्या होता है कि हम लोग ज़िंदगी में ना जब एक चीज़ कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा जो पैशन है या जो मेरा शौक़ है उसके लिए एक समय आएगा कि आई विल रिटायर और मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और मैं फ्री हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, और एक ऐसा समय आएगा जब मैं अपने पैशन को पूरे तरीके से कर पाऊंगी या कर पाऊंगा. मैंने ये पाया कि ऐसा कभी कोई समय नहीं आता, कि जब सब चीज़ें होती हैं और आपको बस अपने शौक़ और अपने पैशन या जो आप करना चाहते हैं उसके लिए समय आएगा. एक्चुअली नहीं होता है. तो जो समय आज है, एक क्योस आपके साथ आसपास है कि घर है, ऑफिस है, बच्चा है, फलाना है, सोशल लाइफ है, ये है, उसी में से आपको अगर आप एक्स चीज़ करना चाहते हो, जो भी चीज़ है, लिखना है, पेंटिंग है, आपको उसमें से आपके अपने लिए आपको निकालना ही है. आज ही वो समय है जिसमें से आपको अपने लिए समय निकालना है. जी. एंड कई चीज़ें फिर छुटती हैं. मैं ये भी मानती हूँ कि आपको अगर ये भी करना है तो एक चीज़ छूटेगी. तो जैसे ऑफिस वगैरह में ना लोगों का बड़ा होता है कि 11 बजे एक रूम में गए, चाय पी, लंच आवर है तो 10 लोग बैठ के लंच कर रहे हैं, चिट. मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं की अपने करियर में, बिकॉज फॉर मी लंच आवर वॉज द टाइम कि खाना खाओ, थोड़ा टाइम है, अपना कुछ सोचो, अपना कुछ जॉट डाउन करो, जो आप लिख रहे हो उसके बारे में जॉट डाउन करो. और लिखना ऐसी विधा है कि आप कभी भी कर सकते हो. तो मुझे तो कुछ जैसे कहानी आप जब लिखते हो तो इट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ थॉट जो आपके दिमाग में चलती रहती है. आप एक्स चीज़ में फिर आपको लगेगा कि ये चीज़ वहाँ उस जगह मैं यूज़ कर सकती हूँ. एक चलता रहता है आपके कहीं बैक ऑफ योर माइंड में. तो मैं जब कहानी लिखती हूँ तो मैं एक डायरी रखती हूँ जिसको अपने पास
साथ लेके चलते हैं, तो उसमें मैं नोट करती रहती हूँ कि दिस स्ट्रक मी। फिर जिस टाइम मिला, वीकेंड पे मिला, छुट्टी पे मिला, तो अपना लिखा। लेकिन वो कभी मैंने टाइम का वेट नहीं किया कि वो एक टाइम आएगा जब मैं फ्री होंगी, मैं छुट्टी ले लूँगी, और नहीं, जो है उसमें आप, अगर आपका मन है तो आप ज़रूर करोगे, ज़रूर वो समय आपको मिलेगा अपने पूरे दिन में, इफ़ यू वांट इट। बिल्कुल। पॉडकास्ट को हम आगे लेकर चलते हैं। आपके पिता ने 1984 में घटित भोपाल गैस स्ट्रैटेजी की स्थिति को संभालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घटना से जुड़ी आपके पिता की कोई यादें या आपकी कोई यादें? एक्चुअली मैं सच बताऊं कि जब ये हुआ भोपाल 84 में, तब मैं हॉस्टल में थी यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं अंडरग्रेड स्टूडेंट थी। एंड मुझे जो याद है कि हम जब मैं गई छुट्टी पे, जब वेकेशन हुई, तब पापा ने, मम्मी ने मुझे बताया, और मेरी माँ ने कहा कि देखो, जब से हम वहाँ से आए हैं, मेरा अस्थमा बहुत बुरा हो गया, मतलब बढ़ गया। तो मुझे बस ये याद है कि ये पता लगा कि पापा टूर पे थे, और उनके रेलवे में तब सलून का सिस्टम था, तो अपने जीएम इंस्पेक्शन सलून लेके भोपाल क्रॉस कर गए थे। फिर उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा ऐसा हुआ भोपाल। आई रिमेंबर हिम सेइंग कि भोपाल बहुत बड़ा जंक्शन है, बहुत ट्रेन क्रिस क्रॉस करते हैं। तो उन्होंने समझा कि दिस इज़ माई ड्यूटी कि मैं जाके वहाँ सुपरवाइज करूँ, ताकि ट्रेन्स ना रुकें, लाइफ का लॉस मिनिमाइज हो। तो उन्होंने वापस आए वो, जहाँ भी झांसी थे, इटारसी थे, मुझे इतना याद नहीं है, वापस अपना सलून घुमवाया, और वापस रात में भोपाल स्टेशन पहुँचे, और उन्होंने वहाँ रिलीव। और क्या होता है, वो जनरल मैनेजर थे, तो जनरल मैनेजर अगर ग्राउंड पे पहुँच गया था, सीनियर मोस्ट ऑफिसर, तो बाकी सारे लोग भी ना, इधर भुसावल से, उधर से, जिसको उन्होंने बुलवाया कि मेडिकल असिस्टेंट्स आए, फलाना आए, सब लोग पहुँचे, क्योंकि सीनियर मोस्ट ऑफिसर ग्राउंड पे ना, वो तो लीडरशिप बाय एग्जाम्पल हो जाती है ना। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये इतना हीरोइक चीज़ थी, ये मुझे, हम लोगों को कभी समझ में नहीं आया। हम लोग उनके बच्चे थे, कभी समझ, मुझे तो बस ये दिखा मुझे, मेरी सिस्टर को, कि हमारे दोनों पेरेंट्स की हेल्थ एक तरह से डिट्यूरोरेट हुई जी। उस के बाद, बिकॉज दे बोथ स्पेंड द नाइट देयर ना, इन भोपाल। तो हमारे जहन में वो भोपाल का इंसिडेंट वॉज जस्ट कि उसके बाद से हमारे पेरेंट्स डाइड यंग फॉर कंपैरेटिवली। माई मदर वॉज 68 एंड माई फादर वॉज barely 74, एंड they died, which is fairly young in today's, मतलब लोग काफ़ी 70, 75, 80 तक तो जीते हैं। तो लेकिन जब मैंने एक्चुअली ये देखी, जो द रेलवे मैन आई है ना नेटफ्लिक्स पे, उसमें वो उनका एक्नॉलेजमेंट भी है, तब मैंने वो देखी, तब मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा माय गॉड, हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि ये पलट के हमारे फादर बिल्कुल मौत के मुंह में जानते बूझते हुए वापस आए। भाई वो तो कह सकते थे आई विल कैंप इन इटारसी और झांसी जहाँ भी थे, एंड आई विल मैं सुपरवाइज करूँगा, बट वो गए, वापस गए। तो वो एक तरीके से उस एक्शन का जो हीरोइक नेचर था, जो उनका एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर था, मैं कहूँगी, वो मुझे तब एक तरीके से रियलाइज हुआ कि ओके, एक्चुअली इन्होंने, हम लोग उसको सिर्फ एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहे, कि इन्होंने ये किया। फिर मैंने उस पर एक ब्लॉग भी लिखा बाय द वे, जो अभी अबाउट माय फादर द रेलवे मैन। सो दैट इज व्हाट, ये मतलब कभी कभी एक बिल्कुल न्यूट्रल चीज़, एक टेलीफिल्म या एक सीरियल जैसी चीज़ आपको जो जीवन में घटित हुआ है किसी के भी, हमारे पेरेंट के भी, उसको देखने का एक दूसरा नज़रिया दे सकती है ना। ये सीखा मैंने इसमें। ठीक। आप भारत की सशक्त महिलाओं में से एक हैं। भारतीय सिविल सेवा में महिलाओं का योगदान निश्चित तौर पर ही बहुत अहम है। जितना पुरुषों का रहता है उतना ही अहम महिलाओं का भी योगदान है। इस विचार पर या फिर महिलाओं के योगदान को आप किस प्रकार से देखते हैं?
यू नो मेरा इन सवालों से थोड़ा सा झगड़ा है क्योंकि आप कभी किसी पुरुष से नहीं पूछोगे कि पुरुष का योगदान सिविल सर्विस में क्या है। वो आप पूछोगे एज एन ऑफिसर, एज अ ऑफिसर ऑफ दिस सर्विस, आपको क्या लगता है। हैविंग सेड दैट, ये नहीं है कि मैंने मतलब, तो मेरे हिसाब से कि जो भी योगदान, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, जो कर्मचारी है चाहे वो अफसर है चाहे कर्मचारी है, वो अपने जॉब को बेस्ट तरीके से करने में देता है। And women in civil service are not different from men in civil service. They are कोई उनमें अंतर नहीं है, कोई ना कॉम्पिटेंसी में, ना एफिशिएंसी में, ना किसी चीज़ में। सो मेरे हिसाब से कोई महिला योगदान एज सच कि महिलाओं की, वो महिला है इसीलिए उनका योगदान है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। बट हाँ, मतलब आई थिंक सिविल सर्विस में अक्रॉस सर्विसेज लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिला पुरुष एंड यंगस्टर्स स्पेशली नाउ डेज। एंड क्योंकि वो उनका काम है, वो इतना हाईलाइट नहीं होता है, और ज़्यादातर जो फेलियर्स होते हैं वो हाईलाइट होते हैं। वो थोड़ी सी सैड चीज़ है, बट लेकिन लोग अपनी जगह, अपनी जुरिस्डिक्शन, अपने जॉब को बहुत चुनौतियाँ फेस करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, बीइंग अ वर्किंग लेडी और अ होम मेकर, ऐसा देखा जाता है कि जो महिलाओं की जिम्मेदारियां रहती हैं घर की चाहे बाहर की, पुरुषों की तुलना में ज़्यादा रहती हैं। तो इन जिम्मेदारियों के चलते क्या उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में कोई असर पड़ता है या फिर उन्हें कोई चुनौतियां का सामना करना पड़ता है? मतलब आई वोंट से कि चुनौतियों का सामना, जहाँ तक फर्स्ट मैं आपके पहले पॉइंट पे जाऊँगी कि मैं चाहूँगी, आपने मुझसे ये पूछा कि आप जब अगली बार किसी सीनियर मेल ब्यूरोक्रेट से बात करें तो उससे ज़रूर पूछिए कि भाई आप घर में क्या योगदान देते हैं। ये मत पूछिए कि आप ऑफिस में क्या देते हैं, बट घर में क्या योगदान देते हैं। सो हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से जो भी आप पुरुष हैं महिला हैं, आई एग्री विद यू कि महिलाओं का एक तरीके से थोड़ा बहुत अभी भी, ऑल्दो आई होप आपकी जनरेशन में चेंज हो रहा हो, लेकिन हमारी जनरेशन में ये था कि भाई आप काम कर रहे हो, लेकिन हाउस भी आपकी ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, तो मैंने इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगी कि पहली बात, टाइम मैनेजमेंट का खेल है सारा, ओके, चाहे वो वर्क का हो चाहे वो होम का हो। सो आपको पूरी सारी जिम्मेदारियों को एक टाइम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, ओके। सेकेंडली, महिलाओं का एक बहुत बड़ा बैगेज होता है परफेक्शन का। यहाँ मैं सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हूँ, ओके। जी, यू वांट टू बी, आप चाहते हो आप परफेक्ट वर्क में परफेक्ट हो, आप परफेक्ट वाइफ हो, आप परफेक्ट मदर हो, आप परफेक्ट होम रखो, आप परफेक्ट डॉटर इन लॉ हो। आई कॉल इट द बैगेज ऑफ परफेक्शन। यू विल नेवर फाइंड कि अ मैन इज बर्डनड विद दिस कि मैं परफेक्ट, वो सिर्फ अपने काम में परफेक्ट होना चाहता है। तो हम लोगों को ये परफेक्शन का बैगेज थोड़ा शेड करना है कि मैं खाना भी मैं ही बनाऊंगी, और क्योंकि मेरे घर में खाना परफेक्ट होना चाहिए। जो चीज़ आप ऑफिस में आउटसोर्स करते हो ना, डेलीगेट करते हो ना, अगर क्षमता है, हो सकता है घर में भी डेलीगेट करो, आउटसोर्स करो। ये परफेक्शन का बैगेज कि मुझे डू द बेस्ट दैट यू कैन एंड मैनेज योर टाइम, ये परफेक्शन का बैगेज आई रियली फील। एंड परफेक्शन के साथ एक गिल्ट का भी बड़ा बैगेज आता है, ओहो मेरा बच्चा छूट जाता है जब मैं नौकरी पे आती हूँ। तो ये तो मतलब मैंने जो देखा है, हमारे टाइम में इतनी महिलाएं नहीं काम करती थी, कि द वर्किंग वीमेन के जो बच्चे हैं दे आर मच मोर इंडिपेंडेंट, मच मोर लाइफ को फेस करने की एक जो क्षमता कहो या एक जिजीविषा कहो, इज मच मोर, क्योंकि वो मैनेज करना सीखते हैं बचपन से ऑन देयर ओन। सो ना तो परफेक्शन का बैगेज रखना चाहिए, ना गिल्ट का बैगेज रखना चाहिए, और एक टाइम मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव रहना चाहिए। ये मेरा थॉट है इसमें, बड़ा प्रैक्टिकल सा। बेशक आप साइंस फिक्शन लिखती हैं तो प्रैक्टिकल Practically, this is what I have learned in my life. You don't have to be grateful to anybody for saying कि मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। अच्छा, ये नहीं, मैं मैनेज करती हूँ अपना टाइम, इसीलिए मैं मैनेज करती हूँ ये सब। और डेलीगेशन और आउटसोर्सिंग करने में घर में भी
कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। हम पॉडकास्ट के अंत में हैं और अंत में मेरा सवाल आपसे होगा कि जो भी हमारे दर्शक हैं, जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, और भारत के नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? दैट्स अ बिग वन। लेकिन मैं पहले सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स की बात करती हूँ। देखिए, मेरी बेटी ने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया 4 बार, ठीक है, नॉट वंस नॉट ट्वाइस। तो मैंने इसमें जो लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम होता है ना एक कैंडिडेट का, जैसे मैं उसकी जर्नी आपको बता दूँ। पहली बार प्रीलिम्स में नहीं आई, सेकेंड बार इंटरव्यू तक पहुंची, किसी लिस्ट में नहीं आई, थर्ड बार फिर प्रीलिम्स में नहीं आई, फोर्थ बार ऑल इंडिया 11th रैंक आ गया उसका। ओके, सो ये जो अप डाउन है, ये बहुत घातक होता है बच्चे के लिए भी और परिवार के लिए भी, कि आपका सेल्फ एस्टीम सबसे ज़्यादा धक्का खाता है इस एग्ज़ाम में। तो मैंने जो समझा है, और मैं हर जगह जहाँ लोग मुझसे सिविल सर्विस के बारे में बोलना कहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ एक प्लान बी रखिए अपनी लाइफ में। सिविल सर्विस इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। कि आपका आप चाहो 2 साल दो इस एग्ज़ाम को एक्सक्लूसिव, कि भाई मैं कुछ और नहीं करूँगा या करूँगी और सिर्फ एग्ज़ाम लिखूँगी। लेकिन उसके बाद जो आप अटेम्प्ट देते हैं, उसमें आप एक प्लान बी ज़रूर रखिए। वो आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है एग्ज़ाम देने में, कि भाई ओके, नहीं हुआ तो मेरे पास ये है। जैसे मेरी बेटी, इसी चलते उसने प्राइवेट सेक्टर का जॉब किया, प्राइस वाटर हाउस में जॉब किया अपने अटेम्प्ट, थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट के दौरान। भाई जब प्रीलिम्स में आप निकल गए तो आप फिर अगर ले सकते हैं अनपेड लीव ले लीजिए और पढ़िए जितने दिन, लेकिन एक प्लान बी कि मेरे पास, क्योंकि क्या हम देखते हैं आमतौर से बच्चे जो हैं 6-6 साल एग्ज़ाम देते हैं, कुछ और नहीं करते हैं, सिवाय इम्तहान। मैं तो देखती हूँ बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट इज लाइक शोन एज अ प्रोफेशन। ये कोई प्रोफेशन है? कोई प्रोफेशन नहीं है, सो आपको मेरा सिर्फ ये संदेश होगा, जो जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, कि भाई एक स्टेज पे आके आप अपना डेडलाइन बनाइए, उसके बाद एक प्लान भी ज़रूर रखिए अपने करियर के, कि आप एम्प्लॉयमेंट मार्केट से बिल्कुल 6-7-8 जो भी साल हैं उतने में गायब नहीं है। बहुत मुश्किल होता है री एंट्री इनटू द जॉब मार्केट, एंड कोई गारंटी नहीं है। ये हम लोग कहते हैं आज स्पेशली ये बनाना पील एग्ज़ाम है, कब आप स्लिप हो जाओ, कितने भी बेटर प्रिपेयर्ड हो, कोई इसकी गारंटी नहीं है। तो एक प्लान भी रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो मेरा सिविल सर्विस। भारत के नागरिकों का तो बहुत बहुत ओवर आर्चिंग सा आपने कहा। सो मतलब आई थिंक सबसे ज़रूरी है कि हम लोग एक अपने आपस में हर तरीके से एक संवाद बनाए रखें, एक नागरिक होने के नाते हर पहलू पे, हर इशू पे। हाँ, संवाद नहीं ख़त्म होना चाहिए, न लोगों के बीच, न कम्युनिटीज़ के बीच, न सोसाइटीज़ के बीच। आई थिंक यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। जी, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि आपने अभी मैम को सुना। आज हमारे साथी डॉक्टर साधना शंकर मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार जो आपने हमें सुना, आपने मैम को सुना। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पॉडकास्ट बहुत एंगेजिंग लगा होगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कई नई चीज़ों के बारे में आपने जाना होगा और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।